नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी 13वीं वीडियो है। अभी तक हमने 12 वीडियो जो है शूट कर चुके हैं और अपलोड भी कर दी हैं, और जिसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है, चाहे वो ग्रुप 5 के हों या एम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज हों, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। रात में प्रतिदिन 9 बजे शाम को एक लाइव क्लास भी चल रही है। आप लाइव क्लास में ऐड हो, जिसमें हम लाइव एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिदिन एक एमसीक्यूज की लाइव क्लास हो चुकी है, दूसरी फिर से, और हर शाम को 9 बजे एमसीक्यूज की क्लास होगी, जिसमें हम लाइव डिस्कस करेंगे। आप सब लोग उसमें ऐड हों। चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्यूब्यूरस स्क्लेरोसिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ट्यूब्यूरस स्क्लेरोसिस की विशिष्ट विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंजियोमायोलिपोमास, दूसरा ऑप्शन है हमाटोमास ऑफ द लंग्स, थर्ड ऑप्शन है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस ऑफ द किडनीज, एंड फोर्थ ऑप्शन है बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड इनलार्जमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की विशिष्ट विशेषता क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंजियोमायोलिपोमास। एंजियोमायोलिपोमास जो है वो सही उत्तर होगा। एंजियोमायोलिपोमास जो है एक प्रकार का सौम्य यानी गैर कैंसरस ट्यूमर होता है, जो कि ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। जो ये ट्यूमर होता है, जो आमतौर पर कहां पर पाया जाता है? किडनी में पाए जाते हैं। हालांकि ये शरीर के अन्य हिस्सों जैसे जिगर, फेफड़ों में भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये कम होते हैं। ये ट्यूमर रक्त वाहिकाओं, चिकनी मांसपेशी कोशिकाओं और वसा कोशिकाओं का मिश्रण होता है। एंजियोमायोलिपोमास आर बिनिग्न non-cancerous tumors that are most commonly found in the kidneys, although they can also occur in the part of the body such as the liver or lungs, but are less common. These tumors are a mixture of blood vessels, smooth muscle cell and fat cells. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ बेसल सेल कार्सिनोमा। निम्नलिखित में से कौन सा बेसल सेल कार्सिनोमा से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? पहला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दूसरा ऑप्शन है स्मोकिंग, तीसरा ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन, और चौथा ऑप्शन है केमिकल एक्सपोजर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बेसल सेल कार्सिनोमा से सबसे अधिक कनेक्टेड है। बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वीसीसी त्वचा का सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है। ये स्किन का कैंसर होता है। मुख्य रूप से त्वचा की बाहरी परत यानी एपिडर्मिस में स्थित बेसल कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। हालांकि यह कैंसर आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है और शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलता, लेकिन यदि इसका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो यह आसपास के ऊतकों यानी टिश्यू को क्षतिग्रस्त कर सकता है। बेसल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर. It arises primarily from the basal cell located in the outer layer of the skin epidermis. Although this cancer usually grows slowly and does not spread to other part of the body, if it is not treated on time, it can damage surrounding tissue. Next question देखते हैं. Next question है the most common cause of hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism का सबसे आम कारण क्या है? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. पहला ऑप्शन है पैराथायराइड एडीमा, दूसरा है रीनल फेलियर, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंड चौथा ऑप्शन है पैराथायराइड कार्सिनोमा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैराथायराइड एडिनोमा. पैराथायराइड एडिनोमा क्या होता है? एक प्रकार का सौम्य, ये भी गैर कैंसरस है, ट्यूमर होता है जो पैराथायराइड ग्रंथि में विकसित होता है. कहां पे विकसित होता है? तो यह पैराथायराइड ग्रंथि में विकसित होता है. पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये कहां होती है? गर्दन के पीछे स्थित 4 छोटे अंग होते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन्स यानी पीटीएच का उत्पादन करते हैं. जब इनमें से एक ग्रंथि में ट्यूमर यानी एडेनोमा बनता है तो वह अधिक पैराथायराइड हार्मोन का उत्पादन करने लगता है, जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है. इस स्थिति को हाइपरपैराथायराइडिज्म कहा जाता है. Parathyroid edema is a type of benign non-cancerous tumor that develops in the parathyroid gland. The parathyroid gland are 4 small organs located at the back of the neck that produce parathyroid hormones PTH to control calcium and phosphorus levels.
When a tumor adenoma forms in one of these glands, it produces more parathyroid hormones which increase calcium level in the blood. This condition is called hyperparathyroidism. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। निम्नलिखित में से कौन अल्जाइमर रोग के विकास से जुड़ा है? अल्जाइमर रोग के विकास से कौन जुड़ा हुआ है? एमाइलॉइड पेलिक्स, दूसरा है इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन, तीसरा है डिमाइलिनेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड चौथा है न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अमाइलॉइड फेलिक। देखिए अमाइलॉइड पैक जो होते हैं वह असामान्य प्रोटीन संरचनाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होती हैं। ये प्रोटीन एक प्रकार के होते हैं जो एमाइलॉइड के रूप में इकट्ठा होते हैं और उनका जमा होना कुछ गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बन सकता है। अमाइलॉइड पैक की मुख्य भूमिका विशेष रूप से अल्जाइमर्स रोग में देखी जाती है, लेकिन ये अन्य कई शारीरिक स्थितियों में भी पाए जा सकते हैं। अमाइलॉइड पैक आर एबनॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट कैन accumulated in various organ in the body. They are a type of protein that collected from the amyloid and their accumulation can cause some serious health condition. Amyloid PEG are particularly important in Alzheimer's disease, but they can also be found in many other physical conditions. The next question is, which of the following is a key diagnostic features of म्योकार्डियल इन्फ्रैक्शन? निम्नलिखित में से म्योकार्डियल इन्फ्रैक्शंस की प्रमुख नैदानिक विशेषता क्या है? म्योकार्डियल इन्फ्रैक्शंस की नैदानिक विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज एलिवेटेड क्रेटाइन काइनेज एमबी सीकेएमबी लेवल्स, इससे आप याद रखें। सेकंड ऑप्शन है एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल एंड फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एलिवेटेड क्रेटिन काइनेज एमबी सीकेएमबी। देखते हैं क्रेटिन काइनेज एमबी जो होता है सीकेएमबी एक एंजाइम है जो मुख्य रूप से हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है। जब हृदय की मांसपेशियां कोई क्षति होती है जैसे कि हृदयाघात, हार्ट अटैक या हृदय की किसी अन्य समस्या के कारण, तो यह एंजाइम रक्त में रिलीज होता है। सीकेएमबी का स्तर रक्त परीक्षण से मापा जाता है और इसका उपयोग हृदय की स्थिति की पहचान और निगरानी के लिए किया जाता है। क्रेटाइन काइनेज एमबी सीकेएमबी इज अ एंजाइम फाउंड प्राइमरली इन हार्ट मसल्स व्हेन देयर इज डैमेज to the heart muscle such as due to heart attack or other heart problems. These enzymes are released into the blood. CKMB levels are measured with a blood test and are used to diagnose the monitor heart conditions. Next question is, which of the following is a characteristic features of Cohen disease? Cohen's disease निम्नलिखित में से कौन सी कोहन रोग की विशिष्ट विशेषता है? Skip lessons, continuous mucosal involvement, presence of pseudopolyps, and fourth option is intensive colonic involvement. तो the right answer is option A skip lesions. क्या होता है skip lesions? एक चिकित्सा शब्द है जो आमतौर पर आंतों की बीमारियों से जुड़ा है, खासकर कोहन्स रोग यानी कोहन्स डिजीज। यह शब्द तब इस्तेमाल होता है जब रोग के प्रभावी वाली जगहों के बीच स्वस्थ ऊतक होते हैं, यानी रोग या सूजन कुछ हिस्सों में होती है लेकिन अन्य हिस्से ठीक होते हैं। इसे स्किपिंग कहा जाता है क्योंकि सूजन एक जगह से शुरू होती है और फिर अगली जगह फिर से होती है लेकिन बीच में कोई सूजन नहीं होती। स्किप लेजन्स आर मेडिकल टर्म कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल डिजीज, particularly Cohen's disease. The term is used when there is healthy tissue between areas of disease, meaning there is a disease or inflammation in some areas but other areas are fine. This is called skipping because inflammation start in one area and then occurs again the next, but there is no inflammation in between. यानी उनके बीच में कोई भी inflammation या सूजन नहीं होती है। The next question is, which of the following is the most common cause of secondary hypertension? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उच्च रक्तचाप का सबसे आम कारण है? Renal arteries stenosis, hyperthyroidism, Cushing syndrome and phenochromatocytoma। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रीनल आर्टरीज स्टेनोसिस। राइट आंसर इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। क्या होता है? एक स्थिति है जिसमें गुर्दे की रक्त वाहिका यानी रीनल आर्टरीज में संकुचन या तंग होना शुरू हो जाता है जिससे गुर्दे तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इस स्थिति में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण गुर्दे की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है
और गुर्दे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यह स्थिति मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और गुर्दे की विफलता का कारण बन सकती है। Renal arteries stenosis is condition in which there is a narrowing or thinning of the renal arteries which reduces blood flow to the kidney. This condition can affect kidney function and cause kidney problems due to reduced blood flow. This condition can mainly cause hypertension and kidney failure. Next question is, what is the most common cause of acute bacterial meningitis in adults? वयस्कों में तीव्र जीवाणु जनित मेनिंजाइटिस का सबसे आम कारण क्या है, सबसे आम रीजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस फिनमोनिया एंड सेकंड ऑप्शन है निजीरिया मेनिंजाइटिस और थर्ड ऑप्शन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड फोर्थ ऑप्शन है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीनस। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। द राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Which of the following is the hallmark of Graves disease? निम्नलिखित में से कौन ग्रेव्स रोग की पहचान है? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, गोइटर विथ नॉर्मल थायराइड फंक्शन, इंक्रीज इन थायराइड peroxidase एंटीबॉडीज। तो द राइट आंसर इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि अधिक थायराइड हार्मोन जैसे T3 और T4 का उत्पादन करने लगती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और यह शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब यह अधिक हार्मोन्स उत्पन्न करती है तो यह शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालती है, जिससे कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस मोर थायराइड हार्मोन्स T3 और T4. The thyroid gland is located in the neck and play an important role in controlling the body's metabolism. When it produces more hormones, it affects various organs of the body, which can cause many symptoms. The next question is, a 50 years old male patient with jaundice, weight loss and abnormal pain, a biopsy show poorly differentiating cells. The most likely diagnosis is, यानी 50 साल के पुरुष जो कि पीलिया से ग्रसित है, वजन में कमी, पेट दर्द से पीड़ित, बायोप्सी से खराब विभेदित कोशिकाओं का पता चलता है। सबसे संभावित निदान क्या है? पहला ऑप्शन है पेनक्रियाटिक कैंसर, दूसरा ऑप्शन है हेपेटिसेल्युलर कार्सिनोमा, चौथा ऑप्शन है गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा एंड तीसरा ऑप्शन है गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा और चौथा ऑप्शन है क्रोनिक पेनक्रियाटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेनक्रियाटिक कैंसर। ये हो सकता है, संभावित जो है वो पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। पेनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में होने वाला कैंसर। पेनक्रियाज एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन तंत्र और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे इंसुलिन का उत्पादन करता है। पेनक्रियाटिक कैंसर अक्सर देर से पहचान में आता है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में हल्के और अस्पष्ट होते हैं, जिससे यह आमतौर पर देर से निदान होता है और इलाज में मुश्किल आ सकती है। Pancreatic cancer, as the name suggests, is cancer that occurs in the pancreas. The pancreas in an important organ that produces hormones such as insulin that regulates the digestive system and blood sugar level. Pancreatic cancer is often diagnosed late as its symptoms are mild and vague in the beginnings, which make it commonly diagnosed late and difficult to treat. The next question is, a characteristic features of systemic lupus erythematosus SLE. Systemic lupus erythematosus SLE की एक विशिष्ट विशेषता है, क्या है? मलारलेस, जॉइंट हाइपरमोबिलिटी, एरिथ्रोमा नोडुसम एंड ल्यूकोसाइटोसिस। क्या होगा इसमें से सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मलारलेस। मलार क्या होता है? एक विशेष प्रकार की त्वचा की लालिमा या चकत्ते रेसेस हैं जो आमतौर पर चेहरे या खासकर गलों और नाक के पुल के ऊपर दिखाई देते हैं। यह रेस खासतौर पर ल्यूपस जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन यह कुछ अन्य स्थितियों में भी देखी जा सकती है। मलार रेस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन रेडनेस और रेस दैट यूजुअली अपीयर्स on the face, especially on the cheeks and over the bridge of the nose. This rash is particularly associated with autoimmune disease such as lupus, but it can also be seen in some other conditions. Next question is, which of the following is associated with the bull's eye appearance on imaging? निम्नलिखित में से कौन सा इमेजिंग पर बुल्स आई उपस्थिति से जुड़ा है?
मेलेग्नेंट मेलेनोमा, लाइपोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसेक्रोमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेलिग्नेंट मेलेनोमा। मेलिग्नेंट मेलेनोमा क्या होता है? मेलिग्नेंट मेलेनोमा एक प्रकार का त्वचा कैंसर है जो त्वचा में पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाओं जिन्हें मेलेनोसोम्स कहा जाता है से उत्पन्न होते हैं। मेलेनोमा अधिक खतरनाक और गंभीर त्वचा कैंसर का रूप है क्योंकि यह जल्दी से फैल सकता है और शरीर के अन्य हिस्सों में मेटास्टेसिस स्प्रेड कर सकता है। Malignant melanoma is a type of skin cancer that arises from pigment producing cells in the skin called melanocytes. Melanoma is a more dangerous and serious form of skin cancer because it can spread quickly and metastasize to other part of the body. Next question देखते हैं, which of the following is the most common इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का सबसे आम वंशानुगत विकार है? सबसे आम वंशानुगत विकार है। पहला ऑप्शन है मार्फन सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है इनलार्ज डेलोस सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है ओस्टियोजीनियस इम्परफेक्टा एंड चौथा ऑप्शन है अल्पोर्ट सिंड्रोम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मार्फन सिंड्रोम। क्या होता है मार्फन सिंड्रोम? एक आनुवांशिक विकार है जो शरीर के संयोजी ऊतकों कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों, जोड़ों, रक्तवाहिकाओं, आंखों और त्वचा का समर्थन करता है। यह सिंड्रोम शरीर के विभिन्न हिस्सों में असामान्य वृद्धि और लचीलापन पैदा कर सकता है जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मार्फन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर that affects the body connective tissue. Connective tissue support various body parts such as bones, joints, blood vessels, eyes and skin. This syndrome can cause abnormal growth and flexibility in various parts of the body leading to the variety of health problems. The next question is the most common cause of endocarditis in the patient with the prostatic heart valve is. कृत्रिम हृदय वाल्व वाले रोगी में अंतरा हृदय शोथ का सबसे आम कारण क्या है? अंतः हृदय शोथ का सबसे आम रीजन क्या है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड एंटेरोकोकस फैसिलिया। तो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो सामान्यतः मानव त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे मुंह, नाक और जननांग क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक कोकस गोलाकार प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब है कि बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में बैंगनी रंग दिखाता है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस का सामान्यतः शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, लेकिन यह कुछ स्थितियों में संक्रमण का कारण बन सकता है, खासकर जब यह शरीर में अन्य सुरक्षात्मक बाधाओं को पार करता है। Staphylococcus epidermis is a type of bacteria that is commonly found of human skin and mucous membrane such as the mouth, nose, genital areas. It is occurs separacle type of bacteria and is gram positive, which means that the bacteria appears purple in the gram staining procedure. Staphylococcus epidermidis usually has no ill effect on the body, but it can cause infections in some situations, especially when it crosses other protective barriers in the body. The next question is which of the following is the most common beginning tumors of the liver? निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का सबसे सौम्य ट्यूमर होता है? सबसे सौम्य ट्यूमर जो है यकृत का कौन सा होता है? लिवर का कौन सा होता है? हेमेंजियोमा एंड हेपेटिक एडिनोमा, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लाजिया एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा। सो द राइट आंसर इज हेमेंजियोमा। क्या होता है हेमेंजियोमा? एक प्रकार का अंगों में रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का गुच्छा ट्यूमर होता है जो एक सामान्य गैर कैंसरस बिनिंग ट्यूमर है जो विशेष रूप से त्वचा यानी स्किन या आंतरिक अंगों इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। हेमेंजियोमा आमतौर पर जन्म के समय शिशु अवस्था में विकसित होते हैं और अधिकांश मामलों में यह ट्यूमर समय के साथ अपने आप को ठीक हो जाते हैं। Hemangioma is a type of tumor of blood vessels in organ. It is common non-cancerous tumor, especially found in the skin or internal organs. Hemangioma usually develop at the birth or in infancy, and in most cases, this tumor resolve on its own over time. Next question is the most common type of skin cancer is.
त्वचा कैंसर का सबसे आम प्रकार क्या है? त्वचा कैंसर, बसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा, मार्केल सेल कार्सिनोमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बसल सेल कार्सिनोमा। त्वचा कैंसर का सबसे आम प्रकार होता है बसल सेल कार्सिनोमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन अडल्ट। वयस्कों में सामुदायिक अधिग्रत निमोनिया का सबसे आम कारण क्या है? ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड लोजियोनेला फिनोफिला। तो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीबीटी। निम्नलिखित में से कौन सी डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीबीटी की एक सामान्य जटिलता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एरोटिक डिसेक्शंस, म्योकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्ट्रोक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? गंभीर स्थिति है जिसमें फेफड़ों यानी लंग्स में रक्त प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। रुकावट आमतौर पर थक्का यानी ब्लड क्लॉट के कारण होती है। जो गहरी सिरा थ्रोम्बोसिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीबीटी से उत्पन्न हो सकता है और फिर रक्त प्रवाह के साथ दिल से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाता है। यह थक्का फेफड़ों की छोटी रक्त वाहिकाओं यानी पल्मोनरी आर्टरीज में फंस जाता है। इससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, हृदय गति में वृद्धि और अन्य जीवन घातक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। Pulmonary embolism is a serious condition in which blood flow to the lungs is blocked. This blockage is usually caused by the blood clot that can form from deep vein thrombosis DVT and then travel through the bloodstream from the heart to the lungs. When this clot gets stuck in the small blood vessels of the lungs, pulmonary arteries, it obstructs blood flow and can decrease oxygen level in the lungs, causing difficulty breathing, increase heart rate and other life threatening problem. Next question is the most common site for metastasis of breast cancer is? स्तन कैंसर के मेटास्टेसिस का सबसे आम स्थान है बोन, लिवर, लंग्स, ब्रेन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी ब्रेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। निम्नलिखित में से तपेदिक की प्रमुख नैदानिक विशेषता है? क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉजेटिंग ग्रेन्युलोमास, सेकंड ऑप्शन इज नेक्रोटाइजिंग वेसिकुलाइटिस, थर्ड ऑप्शन इज डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज लंग फाइब्रोसिस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, कॉजेटिंग ग्रेन्युलोमास। कैजेटिंग ग्रेन्युलोमास क्या होता है? एक प्रकार का सूजन इन्फ्लामेशन होता है जो विशेष रूप से टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी बीमारियों में पाया जाता है। ग्रेन्युलोमा एक विशेष प्रकार का ऊतक यानी टिश्यू की प्रतिक्रिया है जो शरीर की प्रणाली द्वारा एक विदेशी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या कवक के खिलाफ उत्पन्न होती है। कैजेटिंग का अर्थ है पानी या पानी जैसी सामग्री जो ग्रेन्युलोमा के भीतर उत्पन्न होती है और इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। कैजेटिंग ग्रेन्युलोमा आर अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन दैट इज particularly found in disease such as tuberculosis TB. A granuloma is a specially type of tissue reaction producing by the body immune system against a foreign substances such as bacteria or fungi. Causating means water-like or fruity material that is produced within the granuloma and is a important characteristics. The next question is the most common cause of hypercalcemia in malignancy is? घातक बीमारी में हाइपरकैल्सीमिया का सबसे आम कारण क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज बोन मेटास्टेसिस, सेकंड ऑप्शन इज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ऑप्शन सी विटामिन डी टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी रीनल फेलियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बोन मेटास्टेसिस। हड्डी का मेटास्टेसिस क्या होता है? उस स्थिति को कहते हैं जब किसी अन्य अंग या भाग में उत्पन्न होने वाला कैंसर हड्डी तक फैल जाता है। इसका मतलब है कि कैंसर की कोशिकाएं रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डियों तक पहुंच जाती है और वहां नए ट्यूमर्स का निर्माण करती है। प्राइमरी कैंसर है जो शरीर के किसी अन्य हिस्से में उत्पन्न होता है। हड्डी से फैलने वाले सेकेंडरी कैंसर की अवस्था होती है। बोन मेटास्टेसिस इज अ कंडीशन व्हेन कैंसर दैट ओरिजिनेटेड इन अदर ऑर्गन और पार्ट स्प्रेड टू द बोन.
This means that cancer cell reach the bone from other parts of the body through the blood or lymphatic system and form new tumors there. This is a condition of secondary cancer spreading to the bone from the primary cancer which originated in other part of the body. Next question is, what is the most common etiology of chronic cough in non-smoke? धूम्रपान न करने वालों में दीर्घकालिक खांसी का सबसे आम कारण क्या होता है? अस्थमा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD, ऑप्शन सी क्रॉनिक bronchitis, and option D is pulmonary embolism. So the right answer is option B, gastroesophageal reflux disease यानी GERD. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD एक पाचन तंत्र की समस्या है जिसमें पेट का एसिड या पाचन रस ईओसोफेगस में वापस आ जाता है जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस रोग में पेट का एसिड कभी कभी पेट की सामग्री जैसे भोजन या तरल आंतनलिका ईसोफेगस में लौट आती हैं जिससे आमतौर पर क्योंकि पाचन प्रक्रिया के दौरान एसिड पेट में रहना चाहिए, लेकिन GERD में इसका अक्सर आंतनलिका में गले में पड़ता है, जो कफ होता है वो गले में आ जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम इन विच स्टमक एसिड इज अ digestive juice back up into the esophagus, causing a variety of problems. In this disease, stomach acid or something stomach contains, such as food or liquid, back up into the esophagus, which is normally because the acid should stay in the stomach during the digestive process. But in GERD, it affects the esophagus and throat. Next question is, which of the following condition is associated with a blueberry muffin रैश इन न्यूबॉर्न? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नवजात शिशुओं में ब्लूबेरी मफिन दाने से संबंधित है? ऑप्शन ए है कंजाइनाइटल रूबेला, ऑप्शन बी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंड ऑप्शन सी है साइटोमेगालोग्लोमा वायरस इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन डी है हाइपर सिंप्लेक्स वायरस. द ऑप्शन इज कंजाइटल रूबेला द राइट आंसर. कंजाइटल रूबेला जन्मजात रूबेला एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब एक गर्भवती महिला रूबेला वायरस से संक्रमित होती है और यह वायरस उनके अजन्मे बच्चे को प्रभावित करता है. जब गर्भवती महिला को पहले 3 महीनों यानी प्रथम त्रैमासिक में रूबेला होता है तो यह भ्रूण पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है और जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकता है. कंजाइटल रूबेला इज अ सीरियस कंडीशन that occurs when a pregnant woman is infected with the rubella virus and the virus affect her unborn baby. When a pregnant woman get rubella in the first 3 months, it can have serious effect on the fetus and the cause congenital malformations. The next question is, the most common cause of acquired hypercoagulability is, अधिग्रहित hypercoagulability का सबसे आम कारण क्या है? एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ऑप्शन बी फैक्टर वी लिडन म्यूटेशन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, एंड ऑप्शन डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? यानी ओरल गर्भ निरोधक. एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवा है जो महिलाओं द्वारा गर्भ धारण को रोकने के लिए मुंह के जरिए ली जाती है. इन गोलियों में हार्मोन होते हैं जो महिला के शरीर में प्राकृतिक हार्मोनल बदलाव को प्रभावित करते हैं जिससे गर्भ धारण की समस्या कम हो जाती है. ओरल contraceptives are a type of contraceptive medicines that is taken by women through the mouth to prevent pregnancy. These pills contain hormones that affects the natural hormones changes in a woman's body, reducing the chances of pregnancy. The next question is, the main mechanism responsible for tissue injury in autoimmune disease is. स्वप्रतिरक्षी रोगों में ऊतक क्षति के लिए जिम्मेदार मुख्य तंत्र कौन सा है? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, या टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4 को क्लासिक सेल मेडिएटेड रिएक्शन भी कहा जाता है. यह एक प्रकार की देर से प्रतिक्रिया यानी डिलेड रिएक्शन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम के टी लिम्फोसाइट टी सेल्स मुख्य भूमिका निभाते हैं. इस प्रकार की अति संवेदनशीलता में शरीर का इम्यून सिस्टम किसी विदेशी पदार्थ एंटीजन के खिलाफ बहुत अधिक प्रतिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप सूजन और ऊतक क्षति हो सकती है. टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिक सेल मेडिएटेड रिएक्शन. दिस
is a type of delayed reaction in which the T cells of immune system play a key role. In this type of hypersensitivity, the body immune system overreact to the foreign substances and antigen, which can result in inflammation and tissue damage. So ये थी आज की हमारे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ये हिस्टोपैथोलॉजी के एमसीक्यूज थे। जितने भी हिस्टोपैथोलॉजी में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होते हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।